अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं सरदार आकिब महमूद आपके साथ कुछ अहम बातें शेयर करने फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम जंप करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि मुझे अक्सर पूछते हैं लोग कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट किस सीरीज़ की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए लगाना चाहिए। हमारे पास इतने सारे टेस्ट हैं, इंटीग्रल टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, रेशियो है, रूट टेस्ट है। तो हम कैसे पता चलेगा कि हम ये टेस्ट लगाएं या वो वाला टेस्ट लगाएं सीरीज़ के लिए। तो मैं इस हवाले से आपके साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और साथ मुझे ये चीज़ें कुछ जेम्स टोवर्ड की कैलकुलस की बुक से भी मिल गई, तो मैंने कहा कि मैंने चलो उससे भी फ़ायदा उठा के आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बात इस तरह की है कि सबसे पहले हम ना जो सीरीज़ आती है, हम सबसे पहले उसको चेक करने की कोशिश करते हैं टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस के ज़रिए। टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस जो होता है वो सिंपल सा टेस्ट है। वो जो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सीरीज़ है, उसकी आप nth टर्म ले लें और nth टर्म की लिमिट फाइंड कर दें इन्फिनिटी, तो अगर उसका आंसर ज़ीरो के अलावा कोई आए, मतलब कि 1 2 3 माइनस में प्लस में कोई भी नंबर आ जाए, ज़ीरो के अलावा या इन्फिनिटी आ जाए, तो आप फौरी तौर पे इससे कंक्लूड कर देते हैं कि आपका जो सीरीज़ है ना आपकी, वो डाइवर्ज करेगी सिंपली। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा-सा आपको इसका एरर भी बता दूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इसकी लिमिट फाइंड करते हैं और उसका आंसर 0 आ जाए, तो फौरी तौर पे आप कह देते हैं कि लिमिट कन्वर्ज कर रही है। तो ये गलत है बेसिकली। तो 0 आने का मतलब ये नहीं है कि लिमिट कन्वर्ज कर रही है। 0 आने का मतलब है कि टेस्ट हमें अब कुछ नहीं बता रहा। अब हमें कोई और टेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ये थोड़ा-सा आपने नुक्ता माइंड में रखना है। तो अगर तो फौरी तौर पे ज़ीरो के अलावा कोई आ गया, आपने फौरी कह देना है डाइवर्ज कर, ये आगे आपने बहस की तरफ जाना ही नहीं। अगर तो उसकी लिमिट 0 आ जाती है, फिर मसला वही शुरू हो जाता है कि हमने फिर कोई नया टेस्ट चूज़ करना है जो हमें पता बताए कि लिमिट ये अब कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो सबसे आसान जो टेस्ट अगला आता है वो पी सीरीज़ टेस्ट आता है। अगर तो आपके पास इस तरह की कोई भी सीरीज़ बन जाए, तो आप फौरी तौर पे इसको देख के बता सकेंगे ये पी सीरीज टेस्ट लगा के कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अगर तो ये पी की जो वैल्यू है ये 1 से ज़्यादा है, जैसे अगर सीरीज आ जाए मेरे पास 1/n² तो ये पी क्योंकि 2 है, 2 से 1 से सॉरी 1 से बड़ा है, तो ये हम देख के साथ ही कह देंगे पी सीरीज के साथ ही ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह की आ जाए सीरीज़ के 1 या 1 से छोटा कोई नंबर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ, बड़ी मशहूर सी सीरीज़ है 1 आवर एंड हार्मोनिक सीरीज़ है, तो ये आपको फौरी तौर पे आप बता के इससे कह देंगे ये डाइवर्ज करती है। इसी तरह के आपके पास एक मशहूर सी सीरीज़ आती है 1 आवर अंडर रूट एन के साथ, तो ये सीरीज भी क्योंकि इसकी पावर 1/2 है जो 1 से लेस है, तो आप फौरी तौर पे कह देंगे पी सीरीज से कि ये सीरीज आपकी क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो ये आपने जो दो टेस्ट मैंने सबसे पहले बताए हैं, ये सबसे पहले चेक करने हैं। इससे फौरी तौर पे आपको पता चल जाएगा कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, आपको फौरी तौर पे आइडिया हो जाएगा। इन केस अगर इस तरह की आपके फॉर्म नहीं बनती, फिर क्या करें, फिर आप कोशिश करेंगे, चेक करेंगे। मोस्टली क्या होता है, सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज दी होती है, तो हल्की फुल्की उसके अंदर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं बाज़ का उसको इस शक्ल में लाने के लिए। तो जैसे इस शक्ल में लाने के लिए आप फॉर एग्जांपल इस तरह की सीरीज़ बन जाए आपके पास 1/3 बन जाए और इसकी होल पावर आपके पास आ जाए n फॉर एग्जांपल, तो आप फौरी तौर पे देखेंगे यार यहाँ पे इसके साथ ये 1 लिखा हुआ है, तो a 1 है और r की पावर n यहाँ पे ये है, तो ये 1/3 जो r की वैल्यू है। तो r की वैल्यू अगर 1 लेस देन 1 हो तो फौरी तौर पे आप कहते हैं सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो अगर ये बड़ी आ जाती है आर की वैल्यू 1 से बड़ी, तो आप सिंपली तौर पे कह देंगे यार ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जो डाइवर्ज कर रही है। 1 भी इवन के आ जाए तो फिर भी ये डाइवर्ज करती है। इसी तरह आप कह लेंगे इस तरह की एक सीरीज बन जाए, अगर फॉर एग्जांपल 4 की पावर n आ जाए, तो आप देखना है कि यार ये यहाँ पे जो जो 4 है वो 1 से बड़ा है, तो फौरी तौर पे आप कहेंगे यार ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो ये 3 टेस्ट आप फौरी तौर पे देखें, छोटे से टेस्ट हैं, अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं से रेलिवेंट होते हैं और आपका फौरी तौर पे आप आंसर निकाल देते हैं कि यार
ये टेस्ट जो लगा के आप फौरी तौर पे बता देंगे कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं कि अगर इस तरह का मामला भी ना हो तो फिर क्या करते हैं। तो बाज़ का हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसे आ जाते हैं जो अलजेब्रिक कह लें ना, फ्रैक्शन के अंदर रैशनल फंक्शन जो होते हैं ये अलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में ना आ जाते हैं। मतलब ऊपर भी पोलिनोमियल, नीचे भी पोलिनोमियल, या ऊपर पोलिनोमियल या अंडर रूट की फॉर्म में शक्ल में बाज़ का आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तब हमारे पास फिर मोस्ट प्रोबेबली जो सीरीज टेस्ट जो लगाना चाहिए ना, वो कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहिए। अब दो तरह के कंपैरिजन टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक में रेशियो लेनी होती है, हमने उनको डिवाइड करके लिमिट लेनी होती है, और एक में हमने उनका देखना होता है कि कौन सा लेस देन और ग्रेटर देन का रिलेशन बना के चेक करना होता है। तो अगेन इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्टों को लगाने के लिए जो मेन एक चीज़ है, एक तो पॉजिटिव टर्म्स का होना ज़रूरी है ये सीरीज़ के अंदर। अगर पॉजिटिव टर्म्स होती हैं तो फिर आप ये टेस्ट लगाते हैं। और इसमें आपको टेस्ट लगाने के लिए ना जो पी सीरीज़ वाली या ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो होती है ना ऑलरेडी, जिनके बारे में आप कन्वर्जेंस इसकी पहले से पता होती है, जैसे मैंने ये कुछ लिखी थी, एक ये है, ये भी है, इसके अलावा ये भी है। तो ये कुछ सीरीज़ जो आपको जिनकी कन्वर्जेंस का पहले से ही पता होता है ज्योमेट्रिक और पी सीरीज़ से, आप उनको बनाने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और आप वहाँ से कंक्लूड करते हैं। तो अगर तो आपके पास सीरीज इस तरह की बन जाती हैं, ए की पावर सॉरी ए एन लेस देन ए सॉरी यहाँ पे बी एन कह लें। तो अगर तो आप कोई एक ऐसी टर्म जो सीरीज़ है आपके पास जिसकी nth टर्म ए एन आपके पास आती है, और आप वहाँ से एक ऐसी टर्म निकाल लेते हैं, सॉरी एक ऐसी सीरीज़ इस फॉर्म में निकाल लेते हैं बी जो पी सीरीज़ की फॉर्म को बन रही होती है और वो कन्वर्ज कर रही होती है, तो आप ये कंपैरिजन टेस्ट कैसे फौरी तौर पे कह देते हैं कि ये वाली जो जो सीरीज़ होगी ये भी कन्वर्ज करेगी, तो आप फौरी तौर पे आंसर निकाल देते हैं। या दूसरा ये होता है कि आपके पास ये वाली सीरीज़ आपको पता चल जाती है कि ये डाइवर्ज कर रही है, तो आपके पास कोई पी सीरीज़ होती है, आप बड़ी वाली सीरीज़ को आप फौरी तौर पे आप बता देते हैं कि सॉरी ये वाली सीरीज़ के बारे में आप फौरी तौर पे बता देते हैं कि वो भी डाइवर्ज करेगी। तो ये कंपैरिजन टेस्ट आपके पास फौरी आ जाता है। रेशियो लेते हैं, रेशियो के अंदर भी आप जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके आपके पास लिमिट जब इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो कोई एक फाइनाइट नंबर आ जाए, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर ज़रूरी है, तो फिर दोनों जो सीरीज़ होती हैं वो सेम बिहेव करती हैं। तो वही बात है कि आपने जब भी किसी से डिवाइड करना है ना, तो आपसे पहले से ही कोई ऐसी सीरीज़ पी सीरीज़ या ज्योमेट्रिक सीरीज़ से डिवाइड करते हैं कि आपको रेशो ले लेते हैं उन दोनों की, कि आपको फौरी तौर पे पता होता है कि ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो आप उसकी रेशो लेके आंसर जब फाइनाइट आ जाए तो आप फौरी तौर पे उससे कंक्लूड कर लेंगे कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो ये पी सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो होती है ना ऑलरेडी वेल नोन, कुछ आपने माइंड में रखनी है, वो यूज़ करनी होती है कंपैरिजन टेस्ट के अंदर। तो बास का तो होता है कि नेगेटिव टर्म्स आ जाती हैं तो कंपैरिजन टेस्ट फिर भी यूज़ हो सकता है। जब आप अल्टरनेटिंग सीरीज़ में बास का एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना चाह रहे होते हैं, तब आप क्या करते हैं कि आप कंपैरिजन टेस्ट तब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको मॉड लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेके आप फिर उस टेस्ट को चेक लगाते हैं, तो क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म्स का बन जाता है तो लिहाजा कंपैरिजन टेस्ट फिर लग जाता है, और आप अगर तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्ज हो रही है तो लिहाजा जो ओरिजिनल सीरीज़ है, वो चाहे नेगेटिव टर्म्स उसमें हो या ना हो, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करने लग जाती है सीरीज़। तो ये चौथा जो टेस्ट है ना, इस केस में ऐसे भी लग जाता है बास का, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाती है बारी कि अगर पीछे वाले भी टेस्ट फेल हो रहे हैं या सही नहीं लग रहे, तो ख़ास तौर की एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ आपके सामने आ जाती है, जिसमें आप फौरी तौर पे देख लेते हैं, इस -1 की वजह से आपको पता चल जाता है मेरे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ आ गई है। तो आप इस पे सिंपली तौर पे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगा लेते हैं, जिसकी कंडीशंस आपको पता है कि वो डिक्रीजिंग सीरीज़ होनी चाहिए, और ऊपर से उसकी लिमिट जो है ए बी एन जो बी एन है, इसकी लिमिट भी क्या अप्रोच करनी चाहिए, ज़ीरो अप्रोच करनी चाहिए। तो आप फौरी तौर पे कह देते हैं कि ये क्या है, कन्वर्ज कर रही है। तो ज़्यादातर जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की बजाय हम ना उसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पहले चेक करते हैं, इसका मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू लेके सिर्फ बी की कन्वर्जेंस हम चेक करते हैं कि बी अगर कन्वर्ज कर जाए तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ खुद ब खुद कन्वर्ज करने लग जाती है। तो बी एन को हम जो जो ये होता है इसकी कन्वर्जेंस यूजली तौर हम देखते हैं, जिसको बेसिकली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना कह रहे होते हैं। तो ये तो एक कह लें कि एक
आपके पास एक ऑप्शनल आ जाता है, जब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ना हो रही हो अल्टरनेटिंग सीरीज़ की, तब हम फिर अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट भी लगा के चेक करते हैं कि आया कि सीरीज़ चलो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट तो नहीं है, तो क्या कंडीशनली कन्वर्जेंट तो नहीं, तो कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए आप फिर अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट भी लगाते हैं। अच्छा, फिर आता है रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट तब यूज़ होता है जहाँ पे फैक्टोरियल्स इन्वॉल्व हों, या आप कह लें कि किसी भी कांस्टेंट टर्म जैसे 2 की पावर n की फॉर्म में, इस तरह प्लस 1 बेशक लिखा हो इस तरह की फॉर्म में, या 2 प्लस सॉरी n प्लस 2 का फैक्टोरियल की फॉर्म में, इस तरह की कोई चीज़ें आ जाए, वहाँ पे रेशो टेस्ट बेस्ट इस्तेमाल होता है, बेस्ट। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, और अक्सर आपको कुछ क्वेश्चंस है ना जो टेस्ट में आते हैं तो इससे मिलते जुलते भी आते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा रेशो टेस्ट लगाना जब इस तरह के एक्सप्रेशंस हो। एक और याद रखिएगा कि अलजेब्रिक के लिए ना हम रेशियो टेस्ट नहीं लगाते, जो ऊपर कंपैरिजन टेस्ट आया ना, वो कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं कब लगाते हैं, जब हमारे पास अलजेब्रिक या रैशनल फंक्शन जो हमारे पास होते हैं बट्टे की फॉर्म में, कह लो ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, तब हम जब भी रेशियो टेस्ट लगाएंगे ना, तो हमारे पास इसकी लिमिट होती है, वो यूजली तौर पे क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो 1 आने की वजह से ना वो क्या बन जाता है कि आपके पास जो रेशो टेस्ट है ना वो फेल हो जाता है, मतलब ये यूज़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा इन सीरीज़ के ऊपर ना जो पी सीरीज़ की फॉर्म में होती है ना सारी की सारी, उनके लिए हम ये जो रेशो टेस्ट है ना वो हम नहीं लगाते। तो ये याद रखिएगा। तो कब लगाते हैं, जब फैक्टोरियल्स की फॉर्म हो, या 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर की एंड इस तरह की फॉर्म जो बन रही हो, तो रेशो टेस्ट तब लगाया जाता है जब ये पी इस फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रहे हों, रैशनल फॉर्म में हो बेशक, तब हम कंपैरिजन टेस्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं था, यहाँ पे आना था रूट टेस्ट, रूट टेस्ट, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। तो रूट टेस्ट जो है ना, रूट टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास एक ए एन है और उसकी होल पावर एन आ रही हो, तो सिंपल सी बात है रूट टेस्ट उस केस में ज़्यादा अच्छा अप्लाई होता है और ये प्रेफरेबल होता है। ठीक है ना। अदरवाइज़ हम मोस्टली रेशियो टेस्ट की तरफ जाते हैं जब ये फैक्टोरियल वगैरह आ जाए, तो जब इस तरह की क्लैरिटी आ जाए होल पावर की तरफ, क्योंकि फौरी तौर पर पावर ख़त्म हो जाएगी, फिर उसकी लिमिट वगैरह लेना ईजी हो जाता है, तो हम फिर रूट टेस्ट लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं जहाँ पे होल पावर आ रही हो। फिर आ जाता है कंपैरिजन टेस्ट, मैंने फिर यहाँ पे गलती से लिख दिया है, कंपैरिजन टेस्ट नहीं है ये, काशी इंटेग्रल टेस्ट है। ठीक है, ये इंटेग्रल टेस्ट है, इंटेग्रल टेस्ट। ठीक है, इंटेग्रल टेस्ट के अंदर क्या है, ये सबसे एंड, आप गौर से देखिए, इंटेग्रल टेस्ट को मैं खुद भी डिस्करेज करूंगा, ये सबसे एंड पे लगाने वाला टेस्ट है, या नहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको लगाने की। तो इसमें ये होता है कि एक तो पहले आपको उसका हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना होता है कि वो पॉजिटिव टर्म्स का हो और वो डिक्रीजिंग मतलब सीरीज हो, तो आप फिर जाके इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन भी तब होती है जब वो फंक्शन जो हो बड़ा आसान सा हो जिसको एवेल्यूएट करना, तब जाके ये लगता है। तो ये लीस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है टेस्ट लगाने के हवाले से। तो सबसे पहले तो 3 टेस्ट जो आपको बताएं उनकी तरफ आप फोकस करें, उसके बाद बाकी टेस्टों को आप देखें और किस तरह लगाना है ये आपने फिर, जो मैंने आपको जैसे गाइडलाइन दी है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आपके आइडियाज़ में मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी, और आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि मैं अपनी सीरीज़ के जो भी क्वेश्चन वगैरह आया तो उसको मैं ईजिली हल कर सकूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी चंद बातें वो समझ आई होंगी अच्छे तरीके से। तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए आपके लिए मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन।